हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था तो बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आपने कोर्स कंप्लीट नहीं कराया। तो देखिए, ध्यान से सुनिए। कोर्स कंप्लीट की अगर बात है तो केवल 4 टॉपिक बचे हुए हैं। एक है प्रोबेबिलिटी, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, एओडी एंड वेक्टर 3D। 4 टॉपिक बचे हुए हैं। अब देखो, 4 टॉपिक को मैं तो डिटेल में भी डाल सकता हूँ, पर जैसा बच्चों का रिक्वायरमेंट आ रहे हैं कि सर जेई मेंस पास में ही आ रहे हैं तो उतने डिटेल में हम देख नहीं पाएंगे। तो उन टॉपिक्स का मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा, मतलब सभी टॉपिक्स के 1 या 2 वीडियो ऐसे बनाऊंगा कि जेई मेंस का क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाए और ज़्यादा टाइम भी नहीं जाए। मतलब हर टॉपिक 3-4 घंटे से छोटा रहेगा और आप जेई मेंस वाला आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। और अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर इतने दिनों से वीडियो नहीं डाला। तो बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत शानदार प्लानिंग की जा रही है और अगर आप सपोर्ट रहा आपका तो बिल्कुल वो चीज़ होगी जो आपने सोचा था या जो आप बार बार डिमांड कर रहे थे कि सर ऐसा भी कुछ होना चाहिए, तो बिल्कुल उसी का प्लानिंग कर रहे हैं। और हाँ, उसका अनाउंसमेंट बहुत जल्द हो जाएगा, तो बिल्कुल नोटिफिकेशन बेल आप ऑन करके रखें। और हाँ, वो चीज़ ऐसी है, वो डिपेंड करेगी आपके रेस्पॉन्स पे, क्योंकि बाकी कोई भी लोग वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसका एक ही रीज़न है, पैसा। तो अगर आपका रिस्पॉन्स सब कुछ अच्छा रहा तो ही वो चीज़ पॉसिबल है। अदरवाइज तो जिन भी लोगों ने वो चीज़ किया है उनको बंद ही करना पड़ा है ना। तो ऐसा अपन भी नहीं करना चाह रहे। तो ध्यान रखिए, उसका जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका अनाउंसमेंट वीडियो जल्दी ही आ जाएगा। और ये डिटेल वाला लास्ट वीडियो है और डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि बहुत ही अच्छा है। और हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर जेई मेंस में अगर रिजल्ट में हमें अच्छे नंबर लाने हैं तो कैसे लाने, क्या सर हम क्रैश कोर्स का वेट करें वहां तक के? तो नहीं बच्चे, देखो मैथ्स में क्रैश कोर्स से आप नंबर नहीं ला पाएंगे, ये मैं क्लियर कट बता देता हूँ। अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है ना, तो आपको आज एक ऑनेस्ट चीज जो मैंने फील की है 5-6 सालों में और जो मैंने देखा है कि कैसे बच्चे रिजल्ट बना सकते हैं। मान लो अभी देखो, अपन 3-4 महीने अपने पास है एग्जाम से, तो अब अपन ऐसा क्या करें कि अपने एक अच्छा परसेंटाइल जेईई मेंस में आ जाए। तो उसका एक अच्छा तरीका बच्चे, 10 ऐसे टॉपिक देखो जो आप कर सकते हो डिटेल में। कितना? 10 टॉपिक ऐसे ढूंढो पूरी मैथ्स में जो आप डिटेल में कर सकते हो, और मतलब उनसे तो नंबर आपके आने ही आने चाहिए। 10 से 15 टॉपिक देख लो, अगर आप बहुत अच्छा स्कोर सोच रहे हो तो 15 टॉपिक। और उनके तो जैसे मान लो, एक तो हो गया एरिया, एक हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे ही लिमिट, कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यू, वो डिफरेंशियबिलिटी देख सकते हो। ऐसे ही आप बाइनोमियल थ्योरम देख सकते हो, सीक्वेंस सीरीज देख सकते हो। अगर कॉनिक सेक्शन सर्कल उधर कॉन्फिडेंस है तो वो देख सकते हो। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट देखते हो, वेक्टर 3D देख सकते हो। तो 10 से 15 ऐसे टॉपिक की पूरा कंप्लीट तैयार कर लो, बाकी को छोड़ दो। बाकी के लिए क्या करना होगा, फिर उनको ऊपर ऊपर से पढ़ लेना या क्रैश कोर्स कर लेना। उससे क्या होगा कि अगर बाकी जो टॉपिक्स आपने छोड़े हैं उनको आप ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे तो उनका सिंपल वाला क्वेश्चन तो आप कर ही पाओगे। अरे भाई, उनका सिंपल वाला कर पाओगे और ये 10 से 15 टॉपिक है उनके सब क्वेश्चन कर पाओगे। तो आप इस स्ट्रेटेजी से 20 से 25 क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। और अगर मैथ्स में तो अगर आपने 15 भी सही कर दिए ना तो 99 परसेंटाइल आपका हो जाए। अगर 25 में से 15 क्वेश्चन आपके सही हैं या 16 क्वेश्चन सही है तो 100% आपका 99 परसेंटाइल आएगा। तो ये स्ट्रेटेजी आज मैं पहली बार बता रहा हूं। 10 से 15 ऐसे टॉपिक ढूंढो और जल्दी जल्दी उनको कंप्लीट कर डालो। उसके बाद जो बचे हुए टॉपिक है उनको क्रैश कोर्स में ले लेना, तो वो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। क्रैश कोर्स का मेरा मतलब ये नहीं है क्रैश कोर्स खरीदो, उसका मतलब ये है कि बाकी बचे हुए टॉपिक्स को ऊपर ऊपर से पढ़ लो, मतलब उनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो आप कंप्लीट कर लो। क्या ये बात समझ में आती है? बिल्कुल। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे चाह रहे हैं कि कुछ हो तो बिल्कुल आप रेस्पॉन्स देता रहेगा और अगले वीडियो में अनाउंसमेंट आने वाला है उसका कि क्या करने वाले हैं अपन। तो बिल्कुल बने रहिएगा। तो ये है इसका लास्ट लेक्चर। और अगर भाई किसी ने डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं देखा है, एरिया नहीं देखा है, और इन दोनों ही टॉपिक में आपको डर लग रहा है ना, इस चैनल से इस सीरीज के 5-5 6-6 वीडियो पूरे देख डालना।
एकदम डिटेल में है, जेई मेंस जेई एडवांस दोनों के लिए सफिशिएंट है। अगर आप देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन भी नहीं करेंगे ना तो भी हो सकता है जेई वाला क्वेश्चन आपसे हो जाए। क्या सर? सर वो 1 घंटे वाले में नहीं होगा ना। देखो कुछ चीजें हैं, अब तुम 1 घंटे वाले में होगा या नहीं होगा उसकी गारंटी अपन नहीं कर सकते, पर यहाँ पे अगर आपने पूरा देखा है तो गारंटी कर सकते हैं। क्लियर है? आ जाइए। तो आज अपन एप्लीकेशन मतलब बेसिकली सब कुछ पढ़ा ही चुका हूँ, बस क्वेश्चन को बनाने का दूसरा तरीका आज आपको दिखाने वाला हूँ मैं। अभी तक सब तरीके बता दिए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना, उसके एप्लीकेशन आज अपन देखने वाले हैं। तो देखिए बच्चा, पहला क्वेश्चन है, मूल बिंदु से गुजरने वाले तथा अवकल समीकरण को संतुष्ट करने वाले वक्र ज्ञात करें, है ना। तो मूल बिंदु से गुजरेगा वो और इसको समीकरण को संतुष्ट करेगा तो उसका वक्र ज्ञात। तो बेसिकली तो इसको ही तो आपको सरल करना है। अब तो मुझे ये बताओ इसको सरल कैसे करोगे। सब तरीके बता चुका हूं मैं, और ये क्वेश्चंस मैंने लास्ट के लिए रखे हैं कि आप थोड़ा सोच पाओ। तो ऐसा सोच लो मोटा मोटी ये रिवीजन है किसका, पूरी अवकल समीकरण का, क्योंकि इसमें सब टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो इस अवकल समीकरण को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो कोस के अंदर लीनियर फंसा हुआ है, कोस के अंदर लीनियर फंसा हुआ है, तो इसको क्या डाल सकते हैं आप, टी। तो 10x प्लस 8y इक्वल टू टी, मतलब लीनियर dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ लीनियर, अरे वो वाला हो गया ना ये, वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्टेबल, dy बाई डी एक्स, अरे ये चमका कि नहीं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ लीनियर। समझ गए क्या, इस टाइप का है ना। तो लीनियर को क्या डालना है, टी। लीनियर को क्या डालना होता है, टी। अब क्या है, इसको x के सापेक्ष अवकल, तो 10x प्लस 8 dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो देखो dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, डी टी बाई डी एक्स माइनस 10 और 1/8, ये आ गया। तो ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया और इसकी जगह टी रख देना। तो ये आया 1/8 डी टी बाई डी एक्स माइनस 10 इक्वल टू 1/8 डी टी बाई डी एक्स माइनस 10 इक्वल टू कॉस टी। आ गया। तो देखो अब क्या होगा, ऐसा प्रतिस्थापन करने से y हट जाता है, यहाँ से y हट जाता है और कौन बच जाता है, t और x, है ना। तो ये 8 को उधर ले जाओ, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू ये 8 cos t और इस 10 को आप उधर ले जाओ तो प्लस 10। अब t वाला एक तरफ बाकी एक तरफ, t वाला एक तरफ बाकी एक तरफ, तो ये आ गया डी टी अपॉन 8 cos t प्लस 10 इक्वल टू डी एक्स। अब इसको अपने को समाकलन करना है, इसका अपने को समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए क्या कर सकते हो, बेस पे तो वही होगा बच्चा, बेस पे क्या होगा कि इसको 10x/2 में चेंज करो, 10x/2 में चेंज कर दो भाई, फॉर्म है ना वो, अरे त्रिकोणमिति का सेकंड फॉर्म, dx अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c, वो वाला फॉर्म है ये। तो 10x/2 में चेंज कर दो, 10x/2 में चेंज करोगे तो क्या लिखोगे इसकी जगह, 8 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। चलो 10x/2 लिख देता हूँ, 8 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 प्लस 10 ऊपर डी टी इक्वल टू डी ए। ठीक है, तो इस चीज को मुझे कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये नहीं हो सकता। चलो तो इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं बच्चों, इसको इधर लाते हैं। बताओ क्या आ रहा है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 ऊपर जाके सेक स्क्वायर x/2 याद होगा इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर, अरे यार ये टी था क्या सब जगह, टी, तो सेक स्क्वायर डी/2 आ गया और डी टी, और नीचे देखिए इसको एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा 8 और 10 18 प्लस 10 और माइनस 8 प्लस 2 10 स्क्वायर टी/2 इक्वल टू उसका हो जाएगा x प्लस सी। तो अब ये क्या होगा,
अब इसमें अगर आप गौर से देख रहे हैं 1/2 बाहर ले लेते हैं, 1/2 बाहर ले लेते हैं और इसको रख देते हैं टी, तो ये हो जाएगा 3² प्लस वाई रख देते हैं कुछ, वाई नहीं जेड, तो जेड रख देंगे जेड²। और ये क्या होगा, अगर 10t/2 को आपने जेड रखा है, 10t/2 को जेड रखा है आपने, तो ये हो जाएगा sec² t/2 इंटू 1/2 dt बराबर dz इंटू 1/, तो 2dz आ जाएगा, 2dz ये आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल टू x प्लस सी। देखिए ध्यान से देखिए भैया, ये इसका वैल्यू क्या होगा 2dz, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और इसका आ जाएगा tan इनवर्स 1/a, अरे याद है ना, a² प्लस x², a² प्लस x², तो 1/a tan इनवर्स z/3 इक्वल टू x प्लस सी। अब z का वैल्यू क्या है, z किस जगह 10t/2 आएगा, तो 1/3 tan इनवर्स 10t/2 इंटू 1/3 10t/2। अब t की जगह क्या है, t किसको पुट किया था आपने, t इसको, तो 10x प्लस 8y t/2 x प्लस सी। तो ये इसका फाइनल आंसर है बच्चा, ये इसका फाइनल आंसर है। तो अब इस c को कैसे निकालें, इस c का वैल्यू कैसे निकालें, मूल बिंदु से पास होता है, मूल बिंदु से गुजरता है, तो मूल बिंदु से गुजरता है मतलब इसको अब 0 0 से गुजार दो, x की जगह भी y 0, y की जगह भी 0 x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब इस 3 को उधर ले जाओ, 10 को उधर ले जाओ, तो अगर आप कर सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको उधर ले जा सकते हैं, मतलब इस 3 को उधर ले जा सकते हैं, 10 इनवर्स को उधर ले जा सकते हैं, बस और तो कुछ नहीं है, और तो यही रहेगा। तो इस टाइप से ये आंसर आ जाएगा। सी का वैल्यू 0 क्यों आया बच्चे, मैंने जब x का वैल्यू 0 रखा, y का वैल्यू 0 रखा, तो ये 0, ये भी 0, और तो c का वैल्यू 0 आ गया, तो इसलिए ये आंसर। तो ये आपके वक्र का समीकरण। तो यहाँ पे 2 चीजें आपको सीखने को मिली है। कुछ बच्चे मुझे बता रहे थे कि सर ये 0 0 यहाँ सेटिस्फाई करा दें क्या, अरे 0 0 यहाँ सेटिस्फाई करा दो, यहाँ 0 रखोगे, यहाँ 0 रखोगे, बट dy/dx तो वो 0 पर dy/dx आ गया ना, उससे कुछ नहीं होगा। तो ये 0 0 है जो संतुष्ट कराना होता है जब x और y में आ जाए पूरा, तो यहाँ संतुष्ट करो, यहाँ संतुष्ट कराने का कोई सेंस नहीं है। आ जाइए आ जाइए बच्चा, ये वाला बिंदु से गुजरने वाले तथा अवकल समीकरण को संतुष्ट करने वाला वक्र याद कीजिए, बिंदु इससे गुजरने वाला और इसको संतुष्ट करने वाला। तो अब साफ साफ दिख ही गया होगा कि भाई इसमें तो क्या करना है, इसको सोल्व करना, आपने इसको सोल्व करना है, मतलब इससे गुजरेगा, मतलब ये तो सी निकालने के लिए दिया है और इसको सोल्व करना है आपको, इसको सोल्व करना, वक्र का समीकरण निकालना, मतलब ये x और y हट जाने चाहिए। तो इसको अगर आप गौर से करेंगे तो सोल्व करने की कोशिश करें बच्चा, सोल्व करने की कोशिश करें, तुम्हें आता है, आता है, देखिए तुम्हें आता है। और सबसे पहला चीज कहां से, या तो देखो सीधा दिख जाए आपको, या तो अवकल समीकरण आपको सीधा दिख जाए, सीधा दिख जाए मतलब सीधा ही पता चल गया कि लीनियर डिफरेंशियल है, या सीधा ही जैसे पिछले वाले में अपने को पता चल गया था कि भाई उसको टी पुट करना है, तो या तो आपको सीधा पता चल जाए, सीधा पता नहीं चले तो सबसे पहले स्टेप से सोचो कि क्या मैं वेरिएबल को अलग अलग कर सकता हूं। सबसे पहला रूप था वेरिएबल सेपरेबल, क्लियर है क्या, तो वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं क्या, y वालों को एक तरफ x वालों को, तो बिल्कुल यहाँ पे किया जा सकता है 1/x dx और इक्वल टू y/1 + y², ठीक है क्या, इनटू dy। तो अब दोनों तरफ क्या कर दो, समाकलन कर दो, अब समाकलन करोगे तो ये तो ln x आ जाएगा इक्वल टू यहाँ पे इसको t, तो ये dt, देखो t dt बन रहा है ना। अरे भाई अब भी किसी को नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा ध्यान से देखे बच्चे, t dt का खेल है ये, तो इसको a से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ, तो इसको t तो ये dt, तो ये 1/2 ln 1 + y² और प्लस c, यही तो आएगा। अरे देखो यार इसको t वालो, इसको ये dt आ जाएगा। अब ये 1,0 से पास करता है, तो इसमें 1,0 डालिए, x की जगह 1 तो ln 1 इक्वल टू 1/2 ln y की जगह 0 तो 1 आ जाएगा प्लस सी। तो देखिए बच्चा ये ln 1 0 होता है, ये भी 0, ये भी 0, 0 इक्वल टू 0 प्लस सी, सी का वैल्यू 0। तो ये जो कंडीशन है ये सी ज्ञात करने के लिए दिया, तो सी उसका वैल्यू 0 आ गया। तो अब इसको थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं,
ln x इक्वल टू 1/2 ln 1 प्लस वाई स्क्वायर। इस 2 को इधर ले जाते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ln मतलब बेसिकली ln हटाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको ऊपर ले जाओ। ln x स्क्वायर इक्वल टू ln 1 प्लस वाई। अब log से log काट सकते हैं, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये सुंदर सा आंसर है आपका, ये सुंदर सा आंसर। क्लियर है क्या बच्चा? देखो ध्यान से देखिए बच्चा, ध्यान से देखिए। अब आपको ये तो समझ ही आ चुका होगा कि करना क्या है एक्चुअली करना क्या है, कुछ नहीं करना है, वही है जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप सोल्व कर रहे थे। बस ये सी का वैल्यू निकालने के लिए ऐसा बोल दिया और कुछ कर कर बोल दिया, और कुछ नहीं है बच्चा, वो ही सेम चीजें हैं। तो दोनों क्वेश्चन होने चाहिए थे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक वक्र बिंदु दिश से गुजरता है, वक्र के प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल ये है, तो वक्र का समीकरण ज्ञात करिए। अब स्पर्श रेखा की ढाल क्या होता है? अगर बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की ढाल बोला जाएगा तो वो क्या होएगा? डी वाई बाई डी एक्स। अरे स्पर्श रेखा की ढाल जानते हैं ना, डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आपको दिया है, वक्र की प्रत्येक बिंदु एक्स वाई, मतलब यहाँ पे ढाल डी वाई बाई डी एक्स ही आ जाएगा, इक्वल टू ये वाई बाई एक्स प्लस सेक ऑफ वाई बाई एक्स। अब आपको सीधा सीधा ही दिख गया या कुछ बताऊं? क्या आपको सीधा सीधा दिख गया या कुछ बताऊं? देखो ना, इसको सॉल्व करने की सोचो ना, इसको सॉल्व कर, अरे रिवीजन हो रहा है, सोचो जल्दी सोचो बावड़े, जल्दी सोचो। और ये क्वेश्चन ऐसा सीधा सीधा जेईई मेंस में आता है, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। तो जल्दी से सोचिए ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस एक वाई बाई एक्स। तो बिल्कुल सही बोला सर, वाई बाई एक्स को वी रखने वाला है, वाई बाई। और इनफेक्ट सर ये तो ऐसा आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई बाई एक्स। तो शॉर्टकट लगा देंगे, होमोजीनियस दिख गया, होमोजीनियस आपको दिख गया तो शॉर्टकट का सहारा ले लेंगे क्या? अरे वही वाई बाई एक्स को भी रखने वाला। तो क्या होता है शॉर्टकट? शॉर्टकट क्या होता है? इसके लिए शॉर्टकट अपन ने बना रखा है, इसके लिए शॉर्टकट अपन ने बना रखा है। शॉर्टकट क्या होता है? डी वी अपॉन एफ वी माइनस वी, इसको एफ वी बोलते हैं, इसको इसको एफ वी बोलते हैं, है ना, इक्वल टू डी एक्स वाई एक्स। यही है क्या शॉर्टकट बच्चा? यही है क्या शॉर्टकट बच्चा? तो एफ वी क्या हो जाएगा बच्चे बताओ? देखिए डी वी अपॉन एफ वी वी प्लस सेक वी माइनस वी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। तो देखो इससे ये कट जाएगा और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चा? देखना देखना, वी से वी कट जाएगा और सेक ये, तो ये कॉस भी हो जाएगा, इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी। कॉस वी का क्या होता है? साइन वी इक्वल टू एल एन एक्स प्लस साइन वी, मतलब साइन वी कौन है? वाई बाई एक्स, तो साइन वाई बाई एक्स। देखिए बच्चा मैंने शॉर्टकट लगाया है, किसी को नहीं पता तो कोशिश करो पता करने की, वीडियो में बताया हुआ है बहुत डिटेल में। और हाँ, अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मैं नहीं डिटेल से ही करेंगे तो कोई बात नहीं है बच्चा, यहाँ पे वाई बाई एक्स को भी पुट कर दो, आपके पास ये आ जाएगा, या ये नहीं आएगा तो ये आ जाएगा। यहाँ पे आप पुट करेंगे तो यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ, है ना, यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये आ गया। अब सी का वैल्यू निकालने के लिए दिया है 1, ये कहाँ से पास होता है? 1 पाई बाई 6। तो क्या x की जगह 1 डालना है, y की जगह पाई बाई 6, तो ये साइन पाई बाई 6 हो गया। x की जगह 1 डालना है तो ये 0 हो गया प्लस सी। तो ये होता है c का वैल्यू 1/2। c का वैल्यू 1/2 आ गया, तो ये आंसर आ गया साइन y बाई एक्स इक्वल टू एल एन एक्स प्लस 1/2। समझ गया? तो ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है जेईई मेंस का, और ऐसे का ऐसा ही दिखेगा आपको अगर देखिएगा तो, है ना, कि ये कुछ है तो सीधा सीधा आंसर। कोई दिक्कत नहीं बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल 3 बच्चों वाले क्वेश्चन अपन ने करे हैं। अब आइए, अब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेवल अप रहेगा उनका। आ जाइए, पहला क्वेश्चन, पहला प्यार, वक्र का समीकरण याद करिए जिसके लिए वक्र की स्पर्श रेखा तथा निर्देशांक स्पर्श रेखा का ये था,
वक्र का समीकरण याद कीजिए जिसके लिए वक्र की स्पर्श रेखा का निर्देशांक अक्षों के बीच का भाग, निर्देशांक अक्षों के बीच का भाग, स्पर्श रेखा का निर्देशांक अक्षों के बीच का भाग स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होता है, मतलब स्पर्श बिंदु पे तथा वक्र से गुजरता है। मतलब क्या बोल दिया है, मतलब एक वक्र था उस पर आपने स्पर्श रेखा खींची, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ स्पर्श रेखा खींची, ये इसको ए पे मिली, ये इसको बी पे मिली, और ये बिंदु एक्स वाई पे खींची आपने, है ना, एक्स वाई पे स्पर्श रेखा खींची, ये इसको ए पे मिली, इसको बी पे मिली, और ये जो बिंदु है ये मध्य बिंदु है इन दोनों का। मतलब स्पर्श रेखा का ये भाग देखो, ए से बी वाला भाग स्पर्श बिंदु पे ही समद्विभाजित होता है, मतलब ये मध्य बिंदु, ये तो बोल रहे हैं। देखो वक्र का समीकरण याद करिए जिसके लिए वक्र की स्पर्श रेखा का निर्देशांक अक्षों के बीच का भाग, निर्देशांक अक्षों, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, इनके बीच का भाग स्पर्श बिंदु पे समद्विभाजित होता है। स्पर्श बिंदु पे क्या होता है बच्चा, समद्विभाजित होता है, इसका मतलब ये मध्य। अभी इस स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे, तो क्या करें, अब देखो एक्स वाई तो अपन ने इसको मान लिया, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही है बच्चे, इस बिंदु को एक्स वाई मान लेना, सो दैट बाकी की चीजें आपकी सेम हो जाए। अगर आपने इस बिंदु को कुछ और मान लिया तो यहाँ गड़बड़ होने वाला का पूरा चांस है। तो अगर आपके पास अवकल समीकरण में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इस बिंदु को एक्स वाई मान लेना। अब स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे लिखें, तो स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे लिखें, देखिए स्पर्श रेखा का ढाल तो मुझे पता चल गया, इस बिंदु पे इसका ढाल क्या हो जाएगा, इसका ढाल तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा भाई, सीधा सीधा ही। बिंदु एक्स कोमा वाई पे ढाल कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। पर अब समीकरण कैसे लिखें, तो समीकरण अपन इसके हेल्प से लिखेंगे y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। किसी भी रेखा का समीकरण ऐसे लिखा जाता है, तो स्पर्श रेखा के लिए। पर दिक्कत क्या है ना, y और x तो अपन ने यूज कर लिए हैं, तो इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण कैपिटल Y माइनस वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम, एम क्या है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स कैपिटल एक्स माइनस। ये ध्यान रखें मैंने बड़े वाले x और बड़े वाले y की हेल्प ले ली है यहाँ पे, क्योंकि ये बिंदु का नाम ही एक्स वाई कर दिया मैंने, तो फिर मेरे समीकरण में जो x और y आते हैं उनको मैंने कैपिटल Y और कैपिटल x डाल दिया, कैपिटल Y और कैपिटल x डाल दिया मैंने बच्चा। क्यों, क्योंकि वो मेरा बिंदु ही एक्स वाई हो गया इसलिए। और उसको एक्स वाई क्यों किया, इसलिए किया कि कुछ चीजें आसान हो जाएं या तुम्हारे जो तुम करते आए हो वैसा ही क्वेश्चन बन जाए। अब अगर मुझे ये समीकरण है स्पर्श रेखा का और बिंदु बी निकालना है, चलो मैं बिंदु बी निकालना चाहता हूं, तो बी बिंदु कैसे, या चलो मैं ए बिंदु निकालना चाहता हूं, ए बिंदु का वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, मतलब ए के लिए वाई निर्देशांक को 0 डाल दो, किसको, इस वाई को, कैपिटल वाई को 0 डाला, तो फिर बिंदु ये क्या हो जाएगा, ये 0 डाल दिया, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो देखो इसको 0 डाल दिया तो माइनस वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, इसको इसके नीचे ले आया और इस x को इधर ले आओ, तो x ये आ जाएगा x माइनस वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। ऐसे ही अगर बिंदु मुझे बी निकालना, बिंदु बी का निर्देशांक, तो इसमें तो x निर्देशांक 0 होगा और y निर्देशांक देखो, तो y निर्देशांक कैसे आएगा, x को 0 डाल दो, कैपिटल x को 0 डाल दो, तो y निर्देशांक के लिए इसको 0 डाला तो ये माइनस एक्स डी वाई, और इसको इधर ले जाओ तो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया। ये बिंदु ए और बी आ गया इसकी हेल्प से, मतलब एक बार इसमें कैपिटल एक्स का 0 और एक बार अरे बड़े वाले एक्स की जगह 0 और बड़े वाले वाई की जगह 0 डालो, तो ये दोनों बिंदु ए और बी आ जाएंगे। इतना तो जानते होंगे यार, यहाँ पे x निर्देशांक 0 होता है इसलिए आ गया, यहाँ पे y। अब है ये इसका मध्य बिंदु, तो अगर मध्य बिंदु है भाई, ये जो P पॉइंट है ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु वाला थ्योरम लगाइए, तो इसका दिस प्लस दिस बाई 2 इक्वल टू दिस, जो भी लगाना है x एक्सिस में y एक्सिस में दोनों में लगा लो। तो देखिए यहाँ पे मध्य बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे x माइनस वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स
बाई टू, दिस प्लस दिस बाई टू और दिस प्लस दिस बाई टू, तो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये इसके बाद। और ये बिंदु क्या है x कोमा y, ये बिंदु क्या है x कोमा y। इस मध्य बिंदु के निर्देशांक a और b के हिसाब से आ रहे हैं और ये। तो अब देखो, या तो इसको बराबर ये कर दो या तो इसको बराबर ये कर दो, किसी भी, या तो ये x निर्देशांक इस x निर्देशांक के बराबर कर दो या तो ये वाला इसके बराबर कर दो। तो ये थोड़ा सा गंदा लिखा हुआ दिख रहा है तो इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ, इसको बराबर कर देंगे किसके, y के। तो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बटे 2 इक्वल टू वाई, ये क्या। आप इसको इसके बराबर भी कर सकते थे, सेम ही इक्वेशन आएगा। और मैंने कर दिया है इसका y निर्देशांक और इसका y निर्देशांक को बराबर। तब 2 इधर गया तो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2y। अब y उधर गया, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू y हो गया। अब y वालों को एक तरफ, x वालों को एक तरफ, तो ये देखिए बच्चा, ये देखिए बच्चे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स। ये आएगा बच्चे, x को एक तरफ y को एक तरफ, x को एक तरफ y को एक तरफ। तो अब इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, तो ln y माइनस ln x प्लस, अब देखिए जब ln x ही आ रहा है, ln ही ln आ रहा है, तो यहाँ पे ln c लिख दो, ज्यादा बेटर होता है बच्चा, c की जगह ln c लिख दो। सब जगह ln ही आ रहा है तो ln c रख दो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपका काम। तो ये ln y इक्वल टू ln c बाई एक्स, c बाई एक्स, ln से ln टपका दो, ln से ln टपका दो, दिख रहा होगा यार, सीधा फॉर्मूला बेस्ड काम है। तो y बराबर c बाई एक्स, तो एक्स वाई बराबर c, एक्स वाई बराबर c। अब c का मान लाने के लिए ये बिंदु कहां से गुजरता है, 2,6, वक्र बिंदु से गुजरता है। 2,6 से गुजारो इसको, 2,6 को सेटिस्फाई कराओ, तो 2 इंटू 6 बराबर c, तो c का मान कितना आ गया, 12, c का मान 12, इसलिए वक्र क्या आ गया, एक्स वाई बराबर 12, एक्स वाई बराबर 12, एक्स वाई इक्वल टू 12, इस वक्र का समीकरण आ गया। तो देखिए बच्चे, इसमें भी, इसमें एक बात खास थी जो आपसे नहीं हो सकती थी, वो ये थी कि ये आपको आइडिया नहीं था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप था, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप था। और ये क्वेश्चन डिट्टो डिट्टो ऐसा का ऐसा छपेगा बच्चे, कोई भी चेंज इसमें नहीं होगा, सीधा सीधा यही छपेगा। वक्र का समीकरण जिसके लिए वक्र की स्पर्श रेखा का निर्देशांक के भाग इस बिंदु पे समद्विभाजित होता है। तो देखिए बच्चा, ये मैंने निकाला और सीधा सीधा आ गया, सीधा सीधा आ गया। और ये क्वेश्चन कई बार आया है, ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस में लास्ट 3 इयर्स में। तो कोशिश करो ये आप समझ पाओ, इस क्वेश्चन को आप समझ पाओ। याद कर लो बच्चा, याद कर लो बच्चा, याद कर लो कि सर ने बोला था ये क्वेश्चन आ सकता है और ऐसा का ऐसा ही आ सकता है। तो याद कर लीजिए बच्चा। आ जाइए, आ जाइए बच्चा। तो ये क्या है, वक्र का समीकरण ज्ञात करें जिसके लिए वक्र के किसी बिंदु पर बनी स्पर्श रेखा का y अंतखंड। अब ये थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको तुम खुद से कर सकते हो, 5 मिनट दीजिए, उसके बाद देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन भी सीधा का सीधा आपके एग्जाम में आएगा। तो 5 मिनट पहले दीजिए, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिए बच्चा, ध्यान से सुन लो, 5 मिनट दीजिए। वक्र का समीकरण याद करें जिसके लिए वक्र के किसी बिंदु पर बनी स्पर्श रेखा का y अंतखंड। तो चलो भाई, वही बात, किसी बिंदु पर बनी स्पर्श रेखा, तो एक्स वाई पे ही बनाएंगे। और स्पर्श रेखा का समीकरण भी लिख डालेंगे, क्या, y माइनस वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स। ये क्या स्पर्श रेखा का समीकरण, यही तो स्पर्श रेखा होगी भाई, यही तो स्पर्श रेखा होगी ना बच्चे। अरे स्पर्श रेखा यही होगी ना, स्पर्श रेखा यही तो होगी। क्यों स्पर्श रेखा ये क्यों होगी भाई, एक्स इस बिंदु पे ढाल डी वाई बाई डी एक्स और ये बिंदु, तो y माइनस वाई इक्वल टू एक्स। तो ये आ गया। अब इसका y अंतखंड बताओ, y अंतखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, y अंतखंड के लिए क्या करते हैं, x का मान 0 रखते हैं और y का मान फाइंड करते हैं। x का मान 0 रखते हैं और y का मान निकालते हैं। तो x का मान 0 पुट करो इसमें, कैपिटल X का, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी। ये आ गया आपका y अंतखंड। अरे भाई इसमें बर्थडे वाला y x की जगह 0 डाल दो, तो y अंतखंड कितना आ जाएगा,
माइनस एक्स डी आई और इस वाई को तो तो वाई का मान, यही वाई अंतखंड, ये वाई अंतखंड, ये जो वाई अंतखंड आया है यही वाई अंतखंड। वाई अंतखंड स्पर्श बिंदु की कोटि के वर्ग के समानुपाती, ये रहा स्पर्श बिंदु, भाई यही तो स्पर्श बिंदु होगा, स्पर्श बिंदु यही तो होगा, इसकी कोटि, कोटि मतलब वाई निर्देशांक, कोटि मतलब वाई निर्देशांक के वर्ग के समानुपाती, मतलब ये वाई अंतखंड आया, ये समानुपाती है किसके, वाई स्क्वायर के। ये जो वाई अंतखंड आया है ये समानुपाती है वाई स्क्वायर के। क्या ये बात समझ सकते हैं? जो ये वाई अंतखंड आया है ये समानुपाती है वाई स्क्वायर के, स्पर्श बिंदु की कोटि के वर्ग के समानुपाती। समानुपाती का यही चिन्ह होता है। अब समानुपाती हटाने के लिए आप क्या करते हो, ये तो आपको समझ में है ही, इक्वल टू के वाई स्क्वायर, ये तो समझ में आता ही है सबको। अब इस वाई वालों को एक तरफ कर लेते हैं। अब ये अवकल समीकरण है, इसको सोल्व करने के लिए वाई वालों को एक तरफ कर लिया, तो वाई माइनस के वाई स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स वाले एक तरफ वाई वाले एक तरफ हो सकते हैं तो कर लो, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो देखिए बच्चा 1/x dx इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई माइनस के वाई स्क्वायर। अब इसका आराम से समाकलन हो सकता है, इसके 3 मेथड में बता चुका हूँ, किसी ना किसी क्वेश्चन में तो इसके 3 मेथड आए थे, मुझे याद आ रहे हैं, सेम ही ऐसा ही सवाल था, 3 मेथड आपके पास आए हुए हैं इसके। एक आप पार्शियल डिफरेंशिएशन से, मतलब इसको एक तो आप 1/क्वाड्रेटिक से कर सकते हैं, एक a अपॉन एक्स a अपॉन वाई मतलब प्लस b अपॉन 1 माइनस के वाई करके कर सकते हैं, और एक बेसिक मैनिपुलेशन से। तो 3 मेथड यहाँ पे हैं, कहीं ना किसी क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ पहले, मुझे देखते ही पता चल गया कि ऐसा ही क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे बकवास नहीं करूंगा मैं। 3 मेथड से इसका समाकलन, इसका तो हो गया, इसका समाकलन 3 मेथड से आप कर सकते हैं, और बेसिक मैनिपुलेशन और वो पार्शियल फ्रैक्शन वाला दोनों ही इजी पड़ेंगे। क्वाड्रेटिक अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाने जाएंगे थोड़ा सा परेशानी होगा, पर आंसर वही आएगा। क्लियर है? और सी का मान निकालने के लिए कुछ तो दिया होगा, वक्र का समीकरण जिसके लिए वक्र के किसी बिंदु पर बनी स्पर्श रेखा का वही, हाँ तो ठीक है, वो सी और उसके मान वैसे ही रहेगी, सी वी का मान कुछ। तो सीधी बात यह है कि ये लिखने के बाद ये आ गया, तो अब तो अवकल समीकरण को हल करना, अवकल समीकरण को हल करना। क्लियर है? वेरी गुड। आ जाइए, ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है जो आप करेंगे, जो आप करेंगे और बहुत अच्छे से करके इसका आंसर बताएंगे। वक्र का समीकरण जिसके लिए वक्र की स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु तथा वाई एक्स के मध्य बना भाग एक्स एक्स द्वारा समद्विभाजित होता है। तो ये तीनों ही क्वेश्चन स्पर्श रेखा पे बेस्ड थे, और इनफैक्ट 4 क्वेश्चन का 3 तो मैंने करा दिए और एक ये चौथा। क्यों इतने क्वेश्चंस पे जोर दे रहे हैं सर? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है अलग अलग रूपों में, तो इसलिए ध्यान दे इस बात को, ध्यान दे बच्चे इस बात को कि ये तो अपने को क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। सर इसका बता दो ना, कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट हुआ ना, तो इसलिए ध्यान दे, आपको पूरा करना है। आ जाइए, आ जाइए, वक्र का समीकरण ज्ञात करें जिसके लिए वक्र के किसी बिंदु पर अधोस्पर्शी की लंबाई बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। अधोस्पर्शी, अब अधोस्पर्शी क्या होता है, और लंबाई निर्देशांकों का योग तो सही। वक्र का समीकरण याद है जिसके लिए वक्र के किसी बिंदु मतलब एक्स वाई मान लो इसको, एक्स वाई पर अधोस्पर्शी की लंबाई, एक्स वाई पर अधोस्पर्शी की लंबाई, तो ये बिंदु पी तो एक्स वाई मान लिया आप। देखो एक होती है स्पर्श रेखा की लंबाई, एक होता है अभिलंब की लंबाई, एक अधोस्पर्शी की लंबाई, एक अधोलंब की लंबाई, याद है? अरे लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, तो ये क्या है बच्चा? सब टेंजेंट की लेंथ है। और आपको किसी ने अगर बताया होगा, अगर आपने ढंग की जगह से पढ़ा होगा, तो सब टेंजेंट की लेंथ देखो y बाई साइन थीटा, y1 बाई साइन थीटा, y1 बाई कोस थीटा, y1 बाई टेन थीटा होता है, तो इसका लेंथ होगा y1 बाई टेन थीटा। y1 बच्चे मतलब उस बिंदु का निर्देशांक अपॉन टेन थीटा, और dy बाई डी एक्स क्या होता है? dy बाई डी एक्स होता है टेन थीटा, ये चीज। अरे भाई टेंजेंट का लेंथ y1 बाई टेन थीटा, आपने दूसरे तरीके से याद किया, कोई बात नहीं है,
मैं लिख देता हूँ, सब टेंजेंट के जो लेंथ आती है वो ये आती है, और वो हो जाएगी क्या फाइनल, इस बिंदु के लिए लिखेंगे तो y1 की जगह y और टेन थीटा की जगह dy बाई dx। तो ये हो जाएगी ये y अपॉन, मतलब तो अधोस्पर्शी की लंबाई, अधोस्पर्शी की लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चा, y1 बाई टेन थीटा होती है, तो y1 की जगह y और टेन थीटा की जगह dy बाई dx का मॉडुलस, तो ये होगा, ये जो लंबाई है ये निर्देशांक की, अधोस्पर्शी की लंबाई बिंदु के निर्देशांक के योग के बराबर है। मतलब ये जो लंबाई आई है डी वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ये किसके बराबर है, एक्स प्लस वाई, इस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है, तो ये आ गया। अब मॉडुलस हटाना है तो डी वाई वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस वाई, यही आएगा भाई। अब एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो और सॉल्व करना है। तो प्लस लोगे तो देखो क्या सीन हो रही है, वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये तो कुछ भी लो, प्लस प्लस या माइनस लो, समघात समीकरण है, देखो प्लस माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये तो होमोजीनियस समीकरण है, वाई बाई एक्स को भी पुट कर देना, वाई बाई एक्स को भी पुट कर देना, सीधा सीधा काम हो जाएगा। या फिर उसका वो लगा देते हैं अपन, कौन सा, शॉर्ट फॉर्म लगा देते हैं, तो एक्स से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर तो नहीं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस माइनस, एक्स से डिवाइड कर दो तो वन अपॉन वन प्लस वाई बाई एक्स। तो अब अपन शॉर्ट फॉर्म इसमें लगा देते हैं, मतलब शॉर्टकट लगा देते हैं। बेसिकली शॉर्टकट लगाओगे तो डी वी अपॉन एफ वी, एफ वी ये है, एफ वी ये है प्लस माइनस वन प्लस वी, प्लस माइनस वन, अरे नहीं, प्लस माइनस वन अपॉन वन प्लस वी, ये आया वन अपॉन वन प्लस वी, प्लस माइनस वन प्लस वी, ठीक है, माइनस वी, एफ वी माइनस वी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, डी एक्स बाई। तो यहां तक आ जाएंगे। यहां तक आने के बाद अब आपको एक छोटा सा काम करना है जनाब, ये समाकलन करना है। अब समाकलन करके दिखा दो ना सर, दिखा दो क्या भाई, अब तो करना ही पड़ेगा। तो एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस वन और माइनस वी स्क्वायर और ऊपर है वन प्लस वी, यहाँ पे प्लस माइनस है इक्वल टू डी वी तो है ही, और डी एक्स में। अब इसकी बात है, अब इसको अगर आप वन प्लस टू, तो ये टी डी टी से तो नहीं बैठेगा, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है, तो इसको अच्छे से मैनेज आपको करना पड़ेगा। लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक को आप इंटीग्रेट तो कर ही सकते हैं, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक को आप इंटीग्रेट तो कर ही सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, ऐसे ही ये समाकलन हो जाएगा। तो बेसिकली समझो बात को कि इतनी सी बात है। अब मैं अधोस्पर्शी की जगह अधोलंब लिख सकता हूं, या फिर स्पर्श रेखा की लंबाई, या फिर नॉर्मल की लंबाई, तो आपको अगर याद है तो हो जाएगा, मतलब बेसिकली वो दिखाने का यहाँ पे एम है। तो आ जाइए, अब एक और चीज है, वक्र का समीकरण याद करिए, जिसके लिए वक्र के किसी बिंदु पर अभिलंब की लंबाई, देखिए इस बार क्या है, अभिलंब की लंबाई। अब अभिलंब की लंबाई क्या होती है, देखो मैं बता देता हूं, स्पर्श रेखा अगर टेंजेंट की लंबाई चाहिए, अगर टेंजेंट की लंबाई चाहिए तो होता है y1 बाई साइन थीटा, अगर आपको नॉर्मल की चाहिए तो होता है बच्चा y1 बाई कॉस थीटा, हाँ, और अगर आपको सब टेंजेंट की चाहिए, तो वो होता है y1 बाई टेन थीटा, और अगर आपको सब नॉर्मल की चाहिए, तो वो होता है y1 बाई कॉस थीटा। और वेर टेन थीटा बराबर क्या होता है, डी वाई बाई डी, उस पॉइंट का डी वाई बाई डी। तो ये अगर आपको थ्योरी याद है कि स्पर्श रेखा की लंबाई ये, अरे सर मैंने वैसे याद कर रखा, भाई याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो ये एक बहुत बहुत सुंदर चीज बता रहा हूं, इससे कर लेना, बहुत सुंदर चीज बता रहा हूं, इससे कर लेना। क्लियर है क्या, क्लियर है के बाद तो बिल्कुल ठीक है, अच्छे से कर लेना इससे। अब बात आती है कि ये तो हो जाएगा। अब यहाँ पे
अभिलंब की लंबाई, अभिलंब की लंबाई। अब त्रिज्य सदिश, त्रिज्या सदिश के बराबर है। अब त्रिज्या सदिश क्या होता है, तो ये भी एक नई चीज आई है भाई। त्रिज्या सदिश ये होता है बच्चे, ये बिंदु है। अब इसका त्रिज्य सदिश या त्रिज्या सदिश ये होता है, ये होता है इसका त्रिज्या सदिश। इसका त्रिज्या सदिश इसको ओरिजिन से जोड़ने वाला चीज। तो त्रिज्य सदिश की लंबाई के बराबर है, मतलब इसकी लंबाई कितना होगा, √x² + तो वो लंबाई, अभिलंब की लंबाई y1/cos थीटा, y1/cos थीटा इक्वल टू त्रिज्या सदिश की लंबाई x² + अब टेन थीटा का वैल्यू ये है, तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो टेन थीटा अगर ये है, ये थीटा है और टेन थीटा है dy/dx अपॉन 1, तो इसका आएगा 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, ये आएगा ना बच्चों ये। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, देखो टेन थीटा दिस बाई दिस, तो इसको अरे ऐसे लिख दो यार बाई 1, तो दिस बाई दिस और ये हो जाएगा। तो अब cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन ये, बेस अपॉन ये भाई, बेस अपॉन ये, बेस अपॉन ये, सही बोल रहे हैं। cos थीटा इस वाले ट्रायंगल में cos थीटा दिस अपॉन दिस होगा, तो ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो y1 अपॉन 1 अपॉन √1 + dy/dx का मॉडुलस। तो दोनों तरफ से ही बात आ रही है कि स्क्वायर कर दो जनाब, इसको तो ऊपर चला जाएगा और स्क्वायर कर दो, तो y1 मतलब y1 मतलब इस बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो वो y है। तो इसको ऊपर ले जाओ और स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा y² और ये आ जाएगा 1 + dy/dx का स्क्वायर इक्वल टू x² + y। अब देखिए एक y² से y² तो कैंसिल ही हो जाएगा, इस वाले से तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा y², अच्छा कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, चलो स्क्वायर करना पड़ेगा, अरे अरे सॉरी यहाँ गड़बड़ लिख दिया मैंने, बाकी ठीक है सब। यहाँ पे छोटा सा गड़बड़ हुआ है, देखो इसका स्क्वायर है ना। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा बच्चे, देखो इससे ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो फिर बचेगा क्या, y² dy/dx का स्क्वायर इक्वल टू x²। तो दोनों तरफ अंडरूट ले लो, तो y × dy/dx इक्वल टू प्लस माइनस। अब तो वेरिएबल सेपरेबल ही हो गया, वेरिएबल सेपरेबल ही हो गया ये तो। y dy कहाँ लिखूँ मैं यार, उधर तो मैंने ज्ञान फैल दिया। y dy इक्वल टू प्लस माइनस x dx, और ये क्या हो जाएगा, ये y²/2 प्लस माइनस x²/2 प्लस सी, तो ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो इसलिए ये जो था, इसमें एक नया नाम है रेडियस वेक्टर, त्रिज्य सदिश है ना, त्रिज्य सदिश। तो ये क्या होता है, इस बिंदु को यहाँ से मिलाने वाला। तो ऐसे एक दो नया नाम भी आपको देखने को मिल सकता है। त्रिज्या सदिश आपको ऐसा कहीं पे देखा नहीं होगा आपने, पर हाँ अगर आप थोड़ा गौर से सोचेंगे तो यही होगा कि मूल बिंदु को उससे मिला दो, मूल बिंदु को उससे मिला दो। क्लियर है, वेरी गुड। आ जाइए, ये एक थोड़ी सी और एक नया नाम सुनने को मिल सकता है यहाँ पे भी। वक्र का समीकरण याद करो जिसके लिए स्पर्श रेखा की प्रारंभिक कोटि, स्पर्श रेखा की इनिशियल ऑर्डिनेट स्पर्श बिंदु के भुज से 2 इकाई कम है। तो प्रारंभिक कोटि क्या होती है, तो प्रारंभिक कोटि क्या होता है बच्चा, प्रारंभिक कोटि, ये इस पे स्पर्श रेखा लिखी आपने XY, और ये तो प्रारंभिक कोटि किसको बोलेंगे, तो ये बिंदु आएगा 0, समथिंग, ये बिंदु आएगा 0, समथिंग, ठीक है क्या। तो देखो बच्चे, अब ये स्पर्श रेखा है, तो इसको प्रारंभिक कोटि किसको बोलते हैं, इसको, मतलब जो यहाँ पे y निर्देशांक आएगा इसको प्रारंभिक कोटि, इसको प्रारंभिक कोटि है ना, प्रारंभिक कोटि, इनिशियल ऑर्डिनेट, प्रारंभिक कुछ तो गड़बड़ लिख दिया, प्रारंभिक कोटि इनिशियल ऑर्डिनेट है ना। तो इसको मतलब बेसिकली प्रारंभिक कोटि कुछ नहीं है बच्चा, प्रारंभिक कोटि क्या है, y अंतःखंडीय। मतलब देखो ये बिंदु था, ये बिंदु था, तो ये प्रारंभिक कोटि, नया नाम आपको सुनने को मिल रहा है,
बिल्कुल मिल रहा है। तो ये क्या है बच्चा, इस बिंदु का y निर्देशांकी, इस बिंदु का y निर्देशांकी है, तो इसको अपन प्रारंभिक कोटि मिलते हैं। क्लियर है क्या? स्पर्श बिंदु के भुज से 2 इकाई कम है, तो ये निकालने के लिए मुझे स्पर्श रेखा लिखनी पड़ेगी। स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा क्या आ जाएगी बच्चा, y माइनस वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स और कैपिटल X माइनस एक्स। और अब ये निकालने के लिए x का वैल्यू 0 डाल दो, तो y का मान क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो ये प्रारंभिक कोटि होगी। जो y अंतःखंड आया है वही प्रारंभिक कोटि है। स्पर्श बिंदु के भुज से 2 इकाई कम है, मतलब ये 2 इकाई कम है, तो x माइनस 2। प्रारंभिक कोटि भुज से 2 इकाई कम है, तो ये आ गया। अब इसको आप सोल्व कर लेना भी, जैसे भी करना चाहते हो, वेरिएबल सेपरेबल या कुछ भी, जो भी आपसे हो जाए, इसका आपको अवकलन, इसका आपको कर लेना है, बस इतना सा बात बोल रही है। ये बराबर x माइनस 2, स्पर्श बिंदु के भुज से 2 इकाई कम, मतलब x माइनस 2 करने पे ये आ जाएगी, x माइनस 2 करने पे ये आ जाएगी। तो ये एक अवकल समीकरण है, ये एक अवकल समीकरण है जिसको सोल्व आपको करना है। तो अपन ये देखो अवकल समीकरण को सोल्व करना सीख चुके हैं। अभी अपन क्या कर रहे हैं, अभी अपन बस की ये दे दिया, तो इसके लिए यहां से यहां तक कैसे, वो चीज मैं सिखा रहा हूं। क्लियर है बात? वेरी गुड वेरी गुड। आ जाइए बच्चा, ये वाला वक्र का समीकरण याद करिए, जिसके लिए इस वक्र निर्देशांक अक्षों तथा चर कोटि द्वारा प्रथम चतुर्थांश में परिबद्ध क्षेत्रफल कोटि की n+1वीं घात के समानुपाती, कोटि की n+1वीं घात। देखो वक्र का समीकरण याद करिए, जिसके लिए वक्र निर्देशांक अक्षों तथा चर कोटि द्वारा, मतलब कोई ऐसा वक्र होगा, मतलब निर्देशांक x आ गई और एक चर कोटि x बराबर x ही मान लेते, x मान लेते हैं। ये चर कोटि क्या है, x चर कोटि x, मतलब ये कैपिटल X बराबर x मान लो या कुछ भी मान लो इसको, मतलब कैपिटल X बराबर x, मतलब x बराबर a मानते हैं। तो ये एक चर कोटि हो गई बच्चों। कोटि ऐसे होते हैं ना, अरे x बराबर a, ऐसे ही होती है ना कोटि, x बराबर a। तो ये जो क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल है, मतलब इसने बोला था देखो वक्र का समीकरण, जिसके लिए वक्र निर्देशांक x, अब दोनों निर्देशांक x बोला इसने, और चर कोटि मतलब ये दिया, तो इसका मतलब वक्र पक्का कुछ ऐसा ही होगा ना, कि जो जिसके द्वारा प्रथम चतुर्थांश में एरिया परिबद्ध हो रहा हो, मतलब ये दोनों इन्वॉल्व होने चाहिए। कोटि ऐसे ही रहेगा तो वक्र फिर ऐसा ही रहना पड़ेगा। मतलब इसने 4 नाम बोले, एक तो एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, तो ये दोनों इन्वॉल्व होने चाहिए। एक तरफ कोटि आ गया तो एक तरफ तो कोटि आ गया, मतलब ये आ गया इधर। तो अब ऊपर से कौन ढक सकता है इस एरिया को, केवल वक्र ही इसको ढक सकता है, y बराबर fx। क्या ये बात समझ में आता है? क्या ये बात समझ में आता है? वक्र ऐसा ही होना पड़ेगा, तभी तो ये क्षेत्रफल परिबद्ध होगा, अरे नहीं तो ये एरिया बाउंड ही नहीं होगा ना। तो इसलिए ऐसा वक्र रहेगा, देखो इधर कोटि आ गया, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस, तो वक्र को कुछ ना कुछ ऊपर ही तो होना पड़ेगा, तभी तो ये क्षेत्रफल। और प्रथम चतुर्थांश में बोला है, तो बताओ ये क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो ये तो y dx हो जाएगा ना, y dx, और x का मान कहां से, 0 से x तक। ये क्या है, कोटि की n+1वीं घात के समानुपाती है, कोटि की n+1वीं घात के समानुपाती है। ये कोटि की n+1वीं घात के बराबर है, तो y की पावर n+1, तो ये आपको दिया। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या आ जाएगा, k इंटू वाई की पावर n+1, ये आ जाएगा, और इधर से तो 0 से x y dx। अब करें तो क्या करें, क्या आप इसका समाकलन कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि पता ही नहीं है। अरे भाई इसका आप समाकलन कर नहीं सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, अवकलन ही करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अवकलन ही करना पड़ेगा। तो अवकलन करो x के सापेक्ष, अवकलन करना पड़ेगा x के सापेक्ष आपको। तो इसका, तो पहले तो ये इसके अंदर रखते हैं, ये इसके अंदर रखते हैं, तो मतलब y, या y ऑफ x है, मतलब y रहेगा इंटू इसका 1 माइनस ये, तो 0 ही हो जाएगा, इक्वल टू इधर k इंटू n+1 y की पावर n dy बाई डी एक्स, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा।
तो अब इसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वेरिएबल सेपरेबल ही है, तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई वाले को एक तरफ कर लो, बाकी को एक तरफ, तो ये आ जाएगा डी एक्स इधर तो, और इधर आ जाएगा के एन प्लस वन इंटू वाई की पावर एन माइनस वन डी वाई। दोनों का समाकलन कर दो भाई, तो ये एक्स प्लस सी आ जाएगा इधर, तो इधर के एन प्लस वन इंटू वाई की पावर एन बाई एन, वाई की पावर एन बाई। अब ये है जीरो पे जीरो आना चाहिए, जीरो पे वैल्यू जीरो, तो जीरो पे जीरो, तो इसका मतलब सी का वैल्यू तो जीरो आ गया, पहले वाली कंडीशन से सी का वैल्यू तो जीरो आ गया। एक्स का मान जीरो तो वाई का मान जीरो, एक्स का मान जीरो तो वाई का मान जीरो, तो मतलब सी का मान जीरो। उसके बाद में एफ ऑफ वन पे बनाना चाहिए, तो एक्स वाई का वैल्यू वन वन डाल दो, तो वन इक्वल टू के एन प्लस वन बाई एन, तो ये आ गया देखो, अब के एन प्लस वन का वैल्यू आ जाएगा, तो इस पूरे का वैल्यू ही वन आ गया, इस पूरे का वैल्यू ही देखो वन आ गया, इस पूरे का वैल्यू ही तो वन आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया, अब अपने लिए क्या आ गया, एक्स बराबर वाई की पावर, तो ये वक्र हो गया एक्स बराबर वाई की पावर है, एक्स बराबर वाई की पावर एन, आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स बराबर वाई की पावर एन। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना था कि ये एरिया है और ये वाई, कोटि मतलब वाई की पावर एन प्लस वन, वाई की पावर एन प्लस वन, तो आराम से आ जाएगा। थोड़ा सा अंदर क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा समझ जाओगे, है ना। आ जाइए आ जाइए, इसके लिए बताओ लंब कोणीय वक्र। अब ये एक दो छोटे मोटे टॉपिक है जो बच्चों को परेशान कर सकते हैं, तो मैंने बता देता हूं। लंब कोणीय वक्र, किसी वक्र के लिए लंब कोणीय वक्र वह वक्र होता है जो प्रत्येक बिंदु पर लंबवत हो, मतलब एक वक्र है और उसके लंब कोणीय वक्र निकालना है, तो वो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। तो लंबवत होने के लिए, तो किसी वक्र के लिए लंबकोणीय वक्र वह वक्र होता है जो वक्र के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत हो, मतलब दोनों जब भी मिलेंगे तो लंबवत ही मिलेंगे, लंबकोणीय वक्र कहलाते हैं। तो अब इसके लिए करना क्या है, तो लंबकोणीय वक्र के लिए आपको पता है m1 m2 माइनस वन होता है, मतलब m1 m2 का वैल्यू क्या होगा, माइनस वन होगा। तो इसके लिए क्या है, दिए गए वक्र का अवकल समीकरण ज्ञात करें, दिए गए वक्र का अवकल समीकरण ज्ञात करें। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं, देखो प्राप्त अवकल समीकरण में dy बाई dx की जगह ये रख दे, मतलब देखो dy बाई dx क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा, ये m1 हो जाएगा, और ये फिर m2 क्या आ जाएगा, m2 क्या आ जाएगा, इसका उल्टा और माइनस, तो ये उल्टा और माइनस, समझ गए क्या। तो मतलब अगर इसमें इस अवकल समीकरण में dy बाई dx उसको m1 बोले तो m2 क्या आना चाहिए, माइनस dx बाई dy, तो समझ रहे हो, मतलब m1 m2 माइनस वन वाली कंडीशन अपन लगा पाएंगे। तो इसलिए अवकल समीकरण ज्ञात करेंगे तो वहां से m1 मिल जाएगा, और अब उसके लंबवत वक्र चाहिए तो m2 का माइनस dy बाई dx रखकर हल प्राप्त, सीधी बात है। मतलब अगर आपको लंबकोणीय वक्र चाहिए तो सीधा सीधा जो आपको वक्र दिया है उसका अवकल समीकरण प्राप्त कर लेना, और उसमें dy बाई dx की जगह ये डाल, ये वाला डाल देना, बहुत ज्यादा कुछ लॉजिकल है नहीं, मतलब सीधी सीधी बात है यार, m1 m2 माइनस वन होता है वही कर रहे हैं, क्लियर है। आ जाइए, तो वक्र का लंबकोणीय वक्र, तो सीधी सीधी स्टेप बात करते हैं, अवकल समीकरण x के सापेक्ष अवकलन, बोलो x के सापेक्ष अवकलन 2x प्लस 2y dy बाई dx इक्वल टू 0। अब क्या करना है, dy बाई dx की जगह क्या डालना है, रिप्लेस करना है माइनस का dx बाई, तो कर दीजिए बच्चे 2x प्लस 2y इंटू माइनस dx बाई dy। इसको x और y को अलग अलग करा जा सकता है, तो देखिए ये x इक्वल टू वाई डी एक्स बाई डी वाई, तो कर दीजिए y वालों को, तो x वालों को उधर ले जाइए, y को तो dy बाई वाई डी एक्स बाई, तो ln y इक्वल टू ln x प्लस ln c लिख दो यहाँ पे, तो y इक्वल टू क्या हुआ, कुछ लफड़ा तो नहीं हो गया, कुछ लफड़ा तो नहीं हो गया भाई, लफड़ा कुछ नहीं है, तो y इक्वल टू बोलो, तो ln सी एक्स, ये ln y बराबर ln सी एक्स आ जाएगा, तो y बराबर सी एक्स, वाई बराबर सी एक्स, तो ये इसकी लंबकोणीय है। अब कैसे, अगर आपको मैं थोड़ा सा विजुअलाइज कराऊं, तो ये वृत्त है, ये देखो वृत्त है, ये वृत्त है, और ये है मूल बिंदु से जाने वाली रेखा। तो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा तुम कहीं पे भी खींचो, इसको लंबवत ही तो काटेगी, लंबकोणीय ही तो काटेगी।
ये है मूल बिंदु से जाने वाली रेखा, ये है वर्ग, तो इसका ये लंब। तो सीधी सीधी बात है, कुछ भी इसमें अड़ंगा फड़ंगा कुछ भी नहीं है, बस एक चीज कर लेना है, अवकल समीकरण प्राप्त करके ये कर देना है, खत्म। कुछ बकवास नहीं करने की जरूरत है, क्लियर है? आ जाइए। तो अब कुछ है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, मैंने वैसे तो बोला था कि अपने सिलेबस में ही नहीं है, पर फिर भी ऐसे क्वेश्चंस जिनमें उस चीजों की जरूरत ही नहीं है वो सीधे ही हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या करते हैं, जैसे इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए आप पूरा मेहनत करिए, 10 मिनट लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन अपने सिलेबस में है और ये आ सकते हैं। हायर ऑर्डर से ही मैंने शुरू किया था और वहीं पे खत्म करने जा रहे हैं, तो सोच लो, ध्यान से सुन लो अच्छे से। तो इसलिए इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, 10 मिनट ले लेना। तो मैं अगर आपको ध्यान से देखूंगा तो ये है dy बाई डी एक्स स्क्वायर और dy बाई डी एक्स, और इधर ये, और ये है 1 और dx दोनों के सापेक्ष, तो दोनों का समाकलन कर दो। अब देखिए, अगर गौर से देख रहे हैं, इसको t बोलेंगे तो ये dt है, अगर आप इसको t बोलेंगे तो ये dt है, अगर आप इसको t बोलेंगे तो ये dt है। देख लो इसका एक बार और, भाई इसको t बोल रहे हैं तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, dt। मतलब इसका एक बार अवकलन करो तो ये आ जाएगा, तो इसलिए ये आ जाएगा dt अपॉन टी, और ये तो आ गया x प्लस सी, तो मतलब बेसिकली ln t इक्वल टू x प्लस सी। तो ln कौन है, t कौन है, dy बाई डी एक्स, तो t का वैल्यू आ गया है, t का वैल्यू आ गया है e की पावर x प्लस सी, मतलब dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया है e की पावर x। अब इसको तो सोल्व कर ही सकते हैं, तो इसको सोल्व करने के लिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर x प्लस सी, तो dy बराबर e की पावर x प्लस सी, तो इसको सॉल्व तो कर सकते हैं, y इक्वल टू e की पावर x प्लस सी प्लस कुछ c1 c2 कर देते हैं इसको, तो ऐसे आराम से आ जाएगा, ऐसे आराम से आ जाएगा। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, इसको t मानने पे dt बन जाएगा, इसको t मानने पे dt बन जाएगा। तो सेम लॉजिक अगर आप इसमें लगाते हैं तो इसको सोचिएगा आपका, आप देखिए ध्यान से, इसको t मानने पे dt, इसको t मानने पे dt नहीं आएगा, तो इसलिए बहुत ही अच्छा चीज था ये, बहुत ही अच्छा चीज था, आप ऐसे कर सकते थे। बाकी हाँ, इसमें जरूरत नहीं थी, शायद शायद इसको तो सीधा भी कर सकते थे, बस सीधा समाकलन करते, अब सीधा भी करते तो अभी क्या आ जाता है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स आ जाता और इसका y आ जाता और प्लस सी। अब उसको कर लो, y वालों को एक तरफ x वालों को एक तरफ, तो यहाँ से भी आ सकता था ये तो यहाँ से भी आ सकता था भाई, इसमें तो अपन ने ज़्यादा ही पेल दिया कुछ, तो इससे भी हो सकता था ये, तो इससे भी हो सकता है, ठीक है, या सेम ही क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। तो ये बात है ना, ये तो हो जाएगा। पर ये करने के लिए देखिए, ये करने के लिए आपको थोड़ा सा इसको अच्छा करना पड़ेगा, y3 अपॉन y2 इक्वल टू 3y2 अपॉन y1। अरे y1 y2 y3 क्या है, वो ये यार, अरे इसको t तो ये dt, अरे y1 है dy बाई डी एक्स, y2 है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, y3 है d3y बाई डी एक्स क्यूब, तो इसको t तो ये dt, तो ये 3t dt, और ये भी क्या आ जाएगा, ये कुछ z dz, इसको z मानोगे dz, तो ln z इक्वल टू 3 ln t प्लस ln c ही बोल दो, तो z इक्वल टू ये टी क्यूब और c टी क्यूब। अब dz कौन है, dz तो इसको माना है तो y2 ना d2y बाई डी एक्स, इसको इक्वल टू c इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब। आप इसको t मानेंगे तो ये dt, इसको इधर ले आओ और उस फॉर्मेट से, या दोनों तरफ आप करने से नहीं होगा, इसको इधर ले जाना ही पड़ेगा आपको, इसको इधर ले जाके इसको t मानोगे तो ये dt आ जाएगा, बेसिकली ये हो जाएगा t क्यूब इंटू डी टी इक्वल टू सी, तो सी, तो अब आ जाएगा ये इसका समान। तो ये और ये जो क्वेश्चन है स्पेशल अरेंजमेंट से, ये तो सीधा ही हो रहा है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, इसके मैंने दो तरीके बताए, बाकी इसका इसको यहाँ, तो इसका ये अरेंजमेंट है ना, यहाँ से यहाँ आना, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी है फालतू का क्वेश्चन, कहीं आ जाता है मेंस में भी कई बार, आज एक बार शायद कहीं देखा गया है ऐसा। आ जाइए। तो देखिए, जो भी हायर ऑर्डर के हैं हमेशा उत्तर चेक कर लेना, बस एक दो क्वेश्चन है जो ऐसे हो सकते हैं, बाकी होते नहीं है, ना ही अपने सिलेबस में, अब ये है हायर ऑर्डर, कोई एक हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लेरियट इक्वेशन होता है, इस टाइप का कोई इक्वेशन हो, तो उसके लिए इस टाइप का कोई इक्वेशन हो जिसमें एफ एम क्या होता है, एम होता है डी वाई बाई डी एक्स,
मतलब यहाँ पे dy बाई डी एक्स हो रहा है, कोई dy बाई डी एक्स का ही फंक्शन हो, तो इसको सॉल्व करने के ये स्टेप्स हैं। बाकी देखिए मैं तो ये नहीं बताऊंगा, मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा कहीं पे भी, ये अपने है ही नहीं सिलेबस में, तो क्यों फालतू की बकवास करें। बाकी किसी को देखना है तो यहाँ पे इतने क्रिस्टल क्लियर स्टेप्स लिखे हुए हैं, एक एग्जाम्पल भी समझाया हुआ है, उसका भी आंसर आपको आ जाएगा। एकदम सब कुछ क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है, जो भी आपको चाहिए सब कुछ क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। बाकी भाई किसी को लग रहा नहीं मेरे को सब ये सब चीजें चाहिए तो ये लिख लो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको टेस्ट 2 में जो कोचिंग के टेस्ट होते हैं वहां पे ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो परेशान ना हो। आ जाइए, एक एक क्वेश्चन है। बाबा आदम के ज़माने में आते थे, अब आजकल भी भाई कोई यार एडवांस में डाल ही देख, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेंस में भी डाल ही सकता है, पर क्वेश्चन कम आते हैं इससे, तो इसलिए एक ही क्वेश्चन समझाऊंगा, बस ध्यान से समझ लो, बस ध्यान से समझ लो। और लास्ट क्वेश्चन है ये, तो ये है कुछ सॉल्यूशन ऐसा केमिस्ट्री में तो खरीदते होंगे यार तुम। एक टैंक में 100 लीटर लवणीय विलयन रखा है जिसमें 50 ग्राम लवण घोला हुआ है, 50 ग्राम 100 लीटर है, 100 लीटर इसमें पानी, 100 लीटर लवणीय सॉल्यूशन है, इसमें 50 ग्राम लवण घोला हुआ है, ये तो 100 लीटर है और 50 ग्राम इसमें घोला है ना। इस टैंक में 2 ग्राम की सांद्रता से 5 लीटर पर मिनट, मतलब इसमें 5 लीटर पर मिनट अंदर आ रहा है कुछ ना कुछ, इसमें आप 5 लीटर पर मिनट से अंदर आ रहा है सॉल्यूशन से मिलाया जा रहा है। इस टैंक में 2 ग्राम पर लीटर की सांद्रता से, 2 ग्राम है और ऐसा 5 लीटर अंदर दे रहे हैं। अरे मतलब जो ये सॉल्यूशन लवणीय सॉल्यूशन जो अंदर आ रहा है, 1 मिनट में 5 लीटर इसके अंदर डाला जा रहा है, और उसमें 2 ग्राम पर लीटर में वो इस टैंक में 2 सांद्रता लवणीय विलयन, जैसे लवण की जो सांद्रता है वो 2 ग्राम पर लीटर, मतलब 2 ग्राम पर लीटर इसमें अंदर आ रहा है, और अच्छी तरह से मिलाया हुआ विलयन टैंक से बाहर भी जा रहा है भाई, इसके इसे नाला भी लगा रखा है 4 लीटर, नहीं तो भर जाएगा ना रे, इसमें अंदर भी आ रहा है बाहर भी जा रहा है ना। तो अब क्या बोल रहे हैं, समय टी पर लवण के टैंक में अंदर जाने की दर ज्ञात कीजिए। लवण के अंदर जाने की रेट ज्ञात कीजिए, समय टी पर लवण के टैंक में अंदर जाने की दर, तो समय टी पर अब लवण अंदर आने की दर क्या बचा, देखो किसी भी टाइम पे ले लो, 1 मिनट में 5 लीटर आप अंदर दे रहे हो और उसमें सांद्रता है 2 ग्राम पर लीटर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 गुणा 2 ग्राम पर मिनट। लीटर से लीटर देखो कट जाएगा, अरे भाई इसको और इसको गुणा कर दो, तो लीटर से लीटर कट जाएगा, ग्राम पर मिनट बच जाएगा, 10 ग्राम पर मिनट में अंदर आ रहा है लवण, समय टी पर लवण के टैंक के अंदर आने की दर क्या कीजिए, तो ये इधर है 10 ग्राम लवण इसके अंदर जा रहा है ना। समय टी पर उपस्थित लवणीय विलयन की मात्रा, लवणीय विलयन की मात्रा, लवण की नहीं लवणीय विलयन की मात्रा, टी पर कितना विलयन रहेगा इसमें पूरा ये जो है ये कितना, ध्यान से सुनिए यहाँ पे 2 चीजें, एक लवण है एक लवणीय विलयन है। लवण किसको बोल रहे हैं, जो उसमें ये जो ग्राम वाला आ रहा है, और विलयन मतलब पूरे चीज को ये विलयन बोला है ना। तो समय टी पर, अब टी समय में क्या होगा, देखो टी मिनट पे बोल दो, टी यहाँ पे सब कुछ मिनट में ही चल रहा है, तो टी यहाँ पे मिनट में, समझ गए, टी मिनट में, तो टी मिनट में कितना अंदर आ जाएगा, देखो देखो 1 मिनट में 5 लीटर आ रहा है, 4 लीटर जा रहा है, तो 1 मिनट में कितना लीटर अंदर बच जाएगा, ध्यान से सुनना बच्चे, 1 मिनट में 5 लीटर तो अंदर आ रहा है और 4 लीटर बाहर निकल रहा है, तो कितना 1 लीटर बच रहा है ना, 1 लीटर यहाँ पे एक्युमुलेट हो रहा है क्या, अरे भाई 5 लीटर आप अंदर डाल रहे हो 4 निकाल दे रहे हो, तो 1 मिनट में कितना लीटर बचा, 1 लीटर अंदर बचा, तो टी मिनट में कितना लीटर बचेगा, टी लीटर, तो इसलिए टी लीटर हो रहा गया। 100 लीटर पहले से था, 100 लीटर तो पहले था ही था, फिर आप हर मिनट में 1 लीटर बच जा रहा है इसमें, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस टी, तो इसका मान कितना हो जाएगा 100 प्लस टी लीटर। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि भाई 100 लीटर पहले था और आप 1 मिनट में 1 लीटर तो इसके अंदर छोड़ ही रहे हो ना, 5 लीटर अंदर जा रहा है 4 लीटर बाहर निकल रहा है, तो 1 लीटर तो बच ही गया ना, तो इसलिए टी मिनट में कितना लीटर बच जाएगा, टी लीटर बच जाएगा, है ना। ये बात भी समझ में आती है, फिर ठीक है।
समय टी पर, टी मिनट की बात करें, पर टैंक से लवण के बाहर निकलने की दर, जैसे देखो लवण के अंदर आने की दर देखो थी अपन ने 10 आ गई थी, अब बाहर आने की दर, तो बाहर आने की दर ये सांद्रता पे डिपेंड करेगी। अब अंदर आने वाली सांद्रता तो अपने को पता थी कितनी थी, 2 ग्राम पर लीटर, पर बाहर मिला के भेज रहे हो, इस लवण को मिलाया जा रहा है फिर भेज रहे हो, तो अब इसकी सांद्रता कैसे निकालें। और फिर लास्ट में पूछा है समय टी पर लवण की उपस्थित मात्रा, समय टी पर, टी मिनट पर टैंक में उपस्थित लवण की मात्रा। तो अगर आप लवण की मात्रा टी पर वाई मान लेते हो, अगर ये वाई मान लेते हो, मान लो टी समय पर आपने माना कि टैंक में लवण की मात्रा वाई, तो बताओ सांद्रता क्या हो जाएगी। फिर सांद्रता क्या हो जाएगी, टी पे सांद्रता क्या हो जाएगी, सांद्रता को मैं वाई मान लेता हूं तो वो क्या हो जाएगी, सॉरी सांद्रता क्या हो जाएगी, लवण की मात्रा तो है वाई और टोटल सॉल्यूशन है 100 प्लस टी, तो वाई बट्टे 100 हो जाएगा, 100 प्लस टी। मतलब देखो सांद्रता कैसे आती है, ग्राम पर लीटर। देखो बच्चा लवण कितना ग्राम है, वाई ग्राम, सॉल्यूशन कितना है 100 प्लस टी, तो ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर सांद्रता आ जाएगी वाई अपॉन 100 प्लस टी, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। क्लियर है क्या बच्चे बात, क्लियर है क्या, ग्राम पर लीटर। तो सांद्रता इतनी है, सांद्रता इसमें इतनी है, वाई ग्राम मात्रा अगर अपन ने मान ली है तो सांद्रता ये, तो सांद्रता ये है, तो कितना बाहर निकलेगा, बाहर निकलेंगे दर क्या हो जाएगी 4 लीटर और इसमें सांद्रता है, तो 4 गुणा वाई अपॉन 100 प्लस टी, ये आ जाएगा ग्राम पर मिनट। देखो लीटर से लीटर कट जाएगा तो ग्राम पर मिनट, तो ये आ जाएगा 4 वाई अपॉन 100। लवण के बाहर जाने की मात्रा, अब लवण के अंदर आने की ये थी, बाहर जाने की ये थी, तो अब एक समीकरण आप लिख सकते हो, भाई वाई का मान चाहिए आपको, तो एक समीकरण आप लिख सकते हो क्या, कि नेट जो चेंज हो रहा है डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी में जो चेंज हो रहा है वो क्या है, 10 तो अंदर आ रहे हैं और बाहर कितना जा रहा है 4 वाई अपॉन 100। ये देखो डी वाई बाई डी टी मतलब इसमें चेंज होने की दर वाई, मतलब सांद्रता में परिवर्तन की दर बराबर ये अंदर आने की दर माइनस बाहर। तो इस समीकरण को सॉल्व करके अपन वाई का मान ला सकते हैं, जो कि अपने को लाना है। बेसिकली क्वेश्चन इसमें यही है, बेसिकली क्वेश्चन इसमें यही है, ये 4 क्वेश्चन इसलिए कराएं ताकि आप इजीली समझ पाओ, बाकी क्वेश्चन इसका बहुत ही है। वाई माना, इस वाई का मान अपने को निकालना है, तो इस वाई का मान यहां से आए, अब इसको सोल्व करना अपना जिम्मेदारी है। तो देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 10 माइनस 4y। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका आई एफ निकालिए, आई एफ कितना आ जाएगा, ए की पावर ये 4 अपॉन 100 प्लस टी, तो इसकी ई की पावर ये 4 ln 100 प्लस टी, और ये ई की पावर ln 100 प्लस टी का पावर 4, ये कट जाएगा 100 प्लस टी की होल पावर, तो ये आ जाए आई एफ। अब आ जाएगा वाई इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ, तो 1 प्लस टी प्लस का पावर 4 इक्वल टू आई एफ, आई एफ, आई एफ कितना है 100 प्लस टी का पावर 4 इंटू ये 10 डी टी, तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा 10 इंटू ये 100 प्लस टी का होल पावर 5/5 प्लस सी। तो ये आ गया आपका y इंटू 100 प्लस टी का पावर 4 इक्वल टू 200 प्लस टी का पावर 5 प्लस। अब c का मान लाने के लिए क्या है, c का मान के लिए क्या है अपने पास, c का मान लाने के लिए देखो c का मान के लिए क्या है, c का मान लाना है तो t बराबर 0 पे y कितना था, y कितना था 50, अरे 50 ग्राम ही था ना, t बराबर 0 पे लवण की मात्रा कितनी थी 50 ग्राम थी, तो इसलिए ये मान डाल दो, तो t का मान 0 डाल दो तो y का मान 50 हो जाएगा, तो t का मान 0 डालोगे ln 100 का क्यूब, क्यूब या 4 100 की पावर से इक्वल टू 2 इंटू 100 की पावर 5
प्लस सी, तो सी का मान आ गया, तो सी का मान यहाँ से ये डाल दो बस, इसकी जगह। तो ये चीज है बच्चे, ये चीज है। अब ये बाबा आदम के जमाने में आते थे, बाकी ध्यान से समझ लेना, एक समीकरण बनाना होता है ये, इसमें क्या होता है, अंदर आने की दर माइनस बाहर आने की दर, अंदर आने की दर माइनस बाहर आने की दर। अब अंदर आने की तो सांद्रता दी होती है, और बाहर जाने की सांद्रता अपने को मानना होता है, वाई ग्राम मान लेंगे, और फिर वो टी समय पर कितना लवण है तो उसके हिसाब से कर देंगे, उसके हिसाब से कर देंगे। ये बात ध्यान रखना। अंदर आने की सांद्रता दी होगी, अंदर आने का दर दिया होगा, बाहर जाने का दर निकाल लेना, दोनों का डिफरेंस कर लेना, और इसको ध्यान से देख लेना। अब ऐसे क्वेश्चंस कई बार तो देखो भाई, मैं सीधी बता देता हूं आपको, मैंने भी जब इसको पहली बार किया था मैं वापस भूल गया था, नहीं पता ही, समझ ही नहीं आया, फिर थोड़ा और अच्छे से किया तब समझ में आया कि एक्चुअल चल क्या रहा है। तो जिन बच्चों का केमिस्ट्री थोड़ा वीक होगा उनको दिक्कत आ सकती है इसमें, तो इसके उनके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज यही बता रहा हूँ कि भाई आप तो इस पे फोकस रखना कि ये समीकरण बनाना है बस, अगर क्वेश्चन आ जाए तो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में मिल सकते हैं, किसी टेस्ट में मिल सकते हैं, तो वो परेशान करेंगे आप, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आ जाइए। बाकी हाँ, ये एक डीपीपी है, बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया है, और ये कंप्लीट हो गया है टॉपिक यहाँ पे। और अब जो टॉपिक बचे हुए हैं जैसे मैंने बताया, उनका अपन एक ऐसा लाएंगे कि जेई मेंस के लिए स्पेशल हो, आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं हो, क्योंकि अभी वो टाइम बचा नहीं है कि आप पूरा डिटेल में किसी टॉपिक को पढ़ें, नए टॉपिक, किसी नए टॉपिक को पूरा डिटेल में पढ़ने से आपको दिक्कत है। बाकी मैं बता चुका हूँ, आप तैयारी करिएगा 5 से 10 टॉपिक, बहुत ये 10 से 15 टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से जो आपको आते हैं उनको अच्छे से कर लो, और बाकी चीजें ऊपर ऊपर से कर लोगे तो काम बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।